नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग तीसरा। श्याम राजेश के घर पहुंच जाता है। राजेश का घर श्याम के घर से सिर्फ 2 गली छोड़कर ही है। दरवाजे पर पहुंचते ही श्याम आवाज लगाता है। सामने से गंगा दरवाजा खोलती है। अब यहां मैं आपको गंगा के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। गंगा बिल्कुल अपने नाम की तरह पवित्र, चंचल और सदा अटखेलियां करती हुई एक किशोरी, जिसका उसके मन पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। लोगों से अटखेलियां करना, हमेशा हंसते और चहकते रहना, और बात चाहे जैसी भी हो मगर उसे वैसा ही प्रस्तुत करना जैसे उसे समझ आया है, ये सब सामान्य रूप से उसकी रुचियां हैं। केवल उससे भी मिलकर कोई व्यक्ति जान सकता है कि वाकई बनारस अतरंगियों का शहर है। लेकिन ये रुचियां व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करती हैं। जैसे कि अगर आप गंगा के लिए नए हैं तो शायद वो आपसे संकोच करे, लेकिन जब एक बार आप उसकी बातों में आ गए और वो अपने आप को आपके आसपास सुरक्षित महसूस करने लगी, फिर जरूर आप उसकी रुचियों का हिस्सा बन जाएंगे। मगर ये जरूरी नहीं कि गंगा आपको हमेशा ऐसी ही मिले। एक दिन में कई गंगा आपको देखने को मिल सकती हैं। गंगा के लहरों की तरह बलखाता उसका मन न जाने कब किसी तितली को देखकर खिल उठता है और न जाने कब आवारा बादलों को देख उदास हो जाता है। अक्सर वो अपने ख्वाबों को बादलों में बांध देना चाहती है और उनके पीछे उड़ना चाहती है, मगर सोचती है कि ये कमबख्त दुनिया सारी पाबंदियां हम ही पर ही लगाए हुए है। कभी तो उसे बहुत प्यार करने वाले और समझने वाले किसी व्यक्ति की तलब होती है, और कभी खुद को सबसे दूर कर बस आसमानों में डूब जाना चाहती है। वो कविताएं लिखने और पढ़ने की शौकीन तो नहीं ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि उसे कविताएं पसंद नहीं है। वैसे उसे कविताओं और कहानियों को जीना पढ़ने से ज़्यादा पसंद है। पेड़, फूल, परिंदे, बादल, आसमान, चांद और न जाने क्या क्या उसे अक्सर लुभाते हैं, और वो खुद को अक्सर कभी तितली तो कभी फूल, कभी तो अकेला फिरता बादल समझकर कई पहर इन्हीं ख्यालों में डूबी रहती है। हाय रे, ये बचपन से जवानी की अंगड़ाई। अच्छा खैर, आप इन बातों में ना खो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो श्याम घर के अंदर जाता है। गंगा कमरे से खाट और कुर्सी निकालकर आंगन में अमरूद के पेड़ के तले रख देती है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजेश के घर में बस गंगा और श्याम ही है। राजेश के माता पिता कई वर्ष पहले एक बस दुर्घटना में स्वर्गीय हो गए। विरासत में पुश्तैनी घर राजेश के लिए और कुछ कंगन और जेवर गंगा के लिए उनके माता पिता छोड़ गए। श्याम को यह सब बात पता थी। श्याम के पिता और राजेश के पिता अच्छे मित्र थे और अक्सर उनके घर में आना जाना रहता था। हाँ तो गंगा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? राजेश भाई बता रहे थे कि इस बार अच्छे अंक नहीं आए तुम्हारे। श्याम ने कुर्सी पर पीठ जमाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी, वो हमारी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी उस वक्त। गंगा ने झेंपते हुए कहा, सर जी? अरे हम कोई सर जी नहीं है तुम्हारे, तुम हमें श्याम ही कहो। श्याम हंसते हुए कहता है, ना जी ना, राजेश भैया को मालूम चलेगा तो हमें बहुत कूटेंगे। अरे उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आपको सर जी ही कहना है। गंगा श्याम की आंखों में देखकर बोलती है। श्याम को गंगा की बातों में बचपना नजर आता है। अब ऐसा नहीं है कि वो गंगा से पहली बार मिल रहा है, मगर हाँ, पिछली मुलाकात और इस मुलाकात में काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, क्योंकि गंगा कुछ समय तक अपने नानी के घर में थी और बस पढ़ाई के सिलसिले में कुछ ही महीने पहले या मास पहले बनारस आई है। अच्छा तो ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वही कहो। हम बात कर लेंगे राजेश भाई से, फिर तुम हमें श्याम ही कहना। अच्छा चलो, अब लाओ, क्या पढ़ाना है बताओ हमें। श्याम गंगा की एक किताब उठाते हुए कहता है, सर जी हमें मध्यकालीन इतिहास सही ढंग से समझ नहीं आ रहा। उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है। गंगा कहती है, अच्छा चलो कोई नहीं, वैसे तो मध्यकालीन इतिहास सबसे सरल है,
लेकिन चलो आज से हम शुरू से शुरू करते हैं और फिर हम तुम्हें आधुनिक इतिहास का भी अभ्यास करवा देंगे, ठीक है? श्याम कहता है। आप रोज इसी वक्त पढ़ाने आएंगे क्या? गंगा थोड़ा संकोच से पूछती है। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? श्याम पूछता है। नहीं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर राजेश भैया जब घर पर रहें तब अगर आप पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको हमसे हमेशा यही शिकायत रहती है कि हम पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा करते हैं, तो उनकी नज़र में ये भी रहेगा कि हम सच में एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं। गंगा संकोचित होकर कहती है। श्याम उसके मन के भाव को पढ़ लेता है। वैसे उसकी बातें सही भी है। एक अनजान व्यक्ति, वैसे तो वो अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके घर शाम को अकेले घर आए तो संकोच तो होना लाजमी है ना। ठीक है, ये बात भी मैं राजेश भाई से कर लूँगा और फिर हम तुम्हारी पढ़ाई के समय को तय कर लेंगे। तो आज हम पढ़ें? श्याम मुस्कुराकर पूछता है। श्याम के सरलता से समझाने का तरीका और उसका खुश मिजाज लहजा गंगा को काफ़ी पसंद आता है। कुछ 2 घंटे में ही वो श्याम के व्यक्तित्व को परख लेती है। या यूं कहें तो ऐसा लगता है कि उसने श्याम को समझ लिया है। खैर, लड़कियां अक्सर अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों को उनकी बातों से पढ़ने एवं समझने की कोशिश करती हैं, और ना भी समझ पाएं तो उनके व्यक्तित्व को एक मौका देना वो आवश्यक समझती हैं। श्याम उसे कुछ सबक देकर अपने घर की ओर लौट जाता है और जाते जाते गंगा से कहता है, गंगा, एक बार राजेश भाई से कहना कि सुबह हमसे अवश्य मिले। अगले दिन सुबह श्याम जल्दी उठकर सैर को निकल गया। अक्सर सैर को वो बनारस घाट पर घूमा करता है। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य घाटों पर गंगा के निर्मल पानी को निहारते और सूर्य को उगते देखना उसको ऊर्जा से भर देता है और उसके मन को आनंदित कर देता है। श्याम गंगा की जलधाराओं को निहारते हुए ये सोचता है कि सूरज की किरणें अंधकार को आहिस्ते आहिस्ते छांटते हुए एक नए सवेरे की ओर ले जाती हैं, और हर सवेरा व्यक्ति के लिए एक नया अवसर लेकर आता है। घाट पर थोड़ी दूर चलते ही श्याम को एक जानी पहचानी सी छवि गंगा किनारे बैठी नजर आती है। उसे कोई व्यक्ति नजर आता है जो काफी देर से गंगा की लहरों से प्रतिस्पर्धा करते हुए, पक्षियों को एकटक देखते हुए किसी गहन सोच में डूबा हुआ है। वो उस व्यक्ति के करीब जाकर बैठ जाता है। करीब, मगर इतना करीब नहीं कि उस व्यक्ति को पता चले कि श्याम उसके पीछे वाली सीढ़ी पर बैठा है। श्याम भी पक्षियों की तरफ देखते हुए कहता है, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो सो वतन छोड़कर जा सकते हो। वाह, क्या बात है शुक्ला साहब। अरे किसने लिखी है? बहुत खूब लिखी है। व्यक्ति पीछे मुड़कर श्याम को देखते हुए बोलता है, भाई न जाने किसने लिखी है, हमने कहीं पढ़ी थी सो पढ़ दिया। श्याम मुस्कुराते हुए कहता है, पंक्तियां तो आपने बहुत खूब कही, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि आपने हमारी एकांत और गहन सोच को भंग कर दिया। व्यक्ति निराशा जताता है, अरे भाई ऐसे कौन से रस में डूबे हुए थे मिश्रा जी। श्याम उस व्यक्ति के पीठ पर हाथ जमाते हुए कहता है, हम सोच रहे थे कि ये प्रेम क्या होता है, कब और क्यों होता है, और जो एक बार हो जाए तो फिर मनुष्य पहले जैसा क्यों नहीं रह पाता। उसके सोचने का ढंग एवं उसकी जीवन शैली, यहाँ तक कि उसका व्यक्तित्व भी क्यों उसके प्रेमी पर निर्भर करने लगता है। क्यों काफ़ी ज़्यादा हंसमुख और चंचल व्यक्ति भी प्रेम में नाकामयाब होने के बाद शांत और मौन हो जाता है। क्यों उसके प्रेमी के बोले गए शब्द उसके मन को उदास और आनंद दोनों से भर सकते हैं, और क्यों प्रेमी से बिछड़ जाने का खालीपन वक्त बीतने के बाद भी नहीं भरता। वे बस उस खालीपन के साथ रहना सीख जाते हैं। ये कहते हुए वो व्यक्ति दोबारा से आसमान की तरफ देखता है। तभी श्याम कहता है, भाई ये तो बहुत गहरी बात सोच रहे हैं आप श्री पंकज मिश्रा जी। हमने तो आपके एकांत को भंग कर कर बड़ी गलती की है। हमें लगता है कि आपको आपके एकांत के साथ छोड़ देना चाहिए। श्याम उसकी ओर देखते हुए कहता है, नहीं नहीं श्याम, अब जब आपने हमें परेशान कर ही दिया है तो उसका जवाब भी देते जाएं। पंकज कहता है, अरे जी नहीं गुरु, ये आपके प्रश्न हैं तो आप ही इसके निष्कर्ष तक पहुंचिए। हमें माफ़ करिए भैया, भगवान हमें दूर ही रखें इस प्रेम नाम की बला से। और भैया आपकी बातें सुनकर तो हमें अब ऐसा लगता है कि इससे और भी संकोच होने लगा है।
श्याम उठते हुए और अपने पैंट को झाड़ते हुए कहता है, अच्छा चलिए मिश्रा जी, हम चलते हैं, आपसे कॉलेज में मिलते हैं। अच्छा कॉलेज तो आ रहे हैं ना आप, कि आज इस प्रश्न का निष्कर्ष निकाल कर ही छोड़ेंगे? श्याम जाते जाते पूछता है। अजी बिल्कुल आएंगे क्लास, बस हम भी निकल ही रहे हैं। और रही बात प्रश्न की, तो उसका जवाब को अभी काफ़ी समय लगेगा। पंकज मिश्रा भी उठते हुए जवाब देता है, भाई मेरी मानिए तो पंकज जी, एक बार प्रेम आप कर ही लीजिए, जवाब तपाक से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। श्याम मजाक में कहता है, जी हाँ, हमें भी अब यही लगता है। अच्छा चलिए मिलते हैं कॉलेज में, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। पंकज हंसते हुए जाते जाते श्याम से कहता है, हाँ नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय। श्याम महादेव के मंदिर के सामने सिर झुकाते और पंकज की ओर हाथ उठाते अभिवादन करता है। घर पहुंचकर बरामदे में कुर्सी लगाए राजेश को चाय की चुस्कियां लेते देखता है। बताइए गुरु, हमें तुरंत में बुलाकर और खुद घूम के आ रहे हैं? राजेश चाय की आखिरी घूंट लेते हुए कहता है, अरे हाँ वो राजेश भाई, हमें गंगा की पढ़ाई के समय के बारे में कुछ कहना था। हम कह रहे थे कि शाम को आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि हम कॉलेज के बाद दोपहर को आ जाया करेंगे, आप भी तब घर पर ही रहेंगे तो हमें थोड़ी और सहूलियत हो जाएगी। श्याम बरामदे में कुर्सी लगाते हुए कहता है, जी बिल्कुल, आपका ही घर है महाराज, जब मर्जी आ जाइए। अच्छा और बताइए, आपके आवेदन का क्या हुआ? कुछ जवाब आया कि नहीं? अरे कहाँ महाराज, अभी तो लगता है कि उसमें हफ्ता 10 दिन लगेगा। आपको तो मालूम ही है ये सरकारी काम और ये फिरंगी मुलाजिम, हम हिंदुस्तानियों पर तो जुल्म ढाने के लिए आए हैं ये लोग यहाँ। राजेश उदासी भरे स्वर में कहता है, अरे आप चिंता न करें, हमें पक्का मालूम है आपका तो आवेदन इस बार स्वीकृत हो ही जाएगा। श्याम विश्वास भरे स्वर में कहता है, अरे भाई आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा चलिए हम निकलते हैं, हमें थोड़ा बहुत काम है और फिर आपको भी तो कॉलेज निकलना होगा। और हाँ, हम गंगा से कह देंगे कि अब आप दोपहर में आएंगे, ठीक है? अच्छा चलिए निकलते हैं। और ये कहते हुए राजेश कुर्सी पर से उठकर बढ़ने लगता है। अच्छा तो ठीक है, दोपहर में मुलाकात होगी आपसे, आपका दिन शुभ हो। श्याम पीछे से कहता है, आपका भी। और राजेश चला जाता है। कुछ देर में तैयार होकर श्याम कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर उसे सामने से चिराग ठाकुर आते हुए दिखाई पड़ता है। अरे ठाकुर, तुम कब आए यार अपने गांव से? काफी वक्त हो गया यार तुम्हें देखे हुए, और जाते वक्त बताया भी नहीं कि क्यों जा रहे हो। श्याम चिराग ठाकुर से हाथ मिलाते हुए पूछता है। अब क्या बताएं तुमसे दोस्त, हमारी दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी पिछले सर्दियों में, इस वजह से गांव में कुछ दिन ठहरना पड़ गया हमें। चिराग श्याम से मिलते हुए बताता है। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था यार। अच्छा अब कैसी हैं तुम्हारी दादी? श्याम पूछता है। दादी तो हमारी नहीं रही यार, स्वर्गीय हो गई, चिराग बताता है। ओम शांति, आई एम सो सॉरी यार। श्याम दुख व्यक्त करता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए क्लास चलते हैं। चिराग चलते चलते कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल चलिए, द्विवेदी जी का लेक्चर का वक्त हो गया यार, देरी करने पर अंदर नहीं आने देंगे। क्लास में पहुंचकर चिराग और श्याम को पंकज मिश्रा मिलते हैं और तीनों पीछे के बेंच पर कोना लिए एक साथ बैठ जाते हैं। हाँ तो मिश्रा जी, प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं अब तक आपको? श्याम मजाकिया तौर पर पूछता है। अरे कहाँ श्याम, ये तो वो बला है जिसका जवाब ढूंढे ना मिले। पंकज भी जवाब देता है। अरे भाई हमें भी तो बताइए कि क्या बात चल रही है आखिर आप दोनों के बीच? चिराग पूछता है। अरे भाई कुछ नहीं, बस अपने मिश्रा जी आज गंगा किनारे बहुत गहरी सोच में विलीन होकर बेचारे प्रेम के बारे में कई प्रश्न समझने का प्रयास कर रहे थे। अब उन्हें प्रेम का अर्थ नहीं समझ आ रहा। श्याम चुटकी लेता है। अरे महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, समस्त वेदों का ज्ञान है आपके पास। अब बताइए, अगर आपको ही नहीं समझ आ रहा तो फिर हम ना समझ क्या करेंगे? चिराग हंसते हुए कहता है। और भैया वाजिब ही है प्रेम का न समझ आना। अब तो इसका अर्थ केवल गंगा ही बता सकती है इनको। क्यों मिश्रा, गलत बोल रहे हैं तो बताओ? चिराग हंसते हुए दोबारा बोलता है। गंगा? कौन गंगा? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब
इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।